शाम के गांव में रवि नाम का एक ठग रहा करता था। वो गांव के सभी लोगों को किसी न किसी तरीके से ठगता था। अब ये बात पूरे गांव में फैल गई थी। उसका एक साथी भी था जिसका नाम था श्याम। लोगों को ठगने में श्याम भी बराबरी का हिस्सेदार था। उस गांव में एक नया व्यापारी आया था जिसका नाम था मणिलाल। वो बहुत पैसे वाला था, उसका खुद का व्यापार था और इसी के साथ साथ वो बहुत धार्मिक था। धार्मिक होने की वजह से वो और उसकी बीवी बहुत सारे साधु संतों के पास चले जाते थे। घर पर बहुत सारी पूजाएं भी करवाते थे। ये बात रवि और श्याम को पता चल गई। अरे श्याम, ये अच्छा मौका है, उस मणिलाल को हम ठग लेंगे। वो बहुत अमीर है, उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अरे हाँ, ये अच्छा विचार है, हम ऐसा ही करेंगे। अब वो दोनों एक योजना बनाते हैं। वो एक झूठ मूठ की गाय बनाते हैं, उसके अंदर एक मशीन फिट कर देते हैं जिससे कि एक आदमी उस गाय को चला सके। किसी गाड़ी की तरह उस गाय में वो एक स्टीयरिंग भी बिठा देते हैं और बाहर से उसे इस तरह बनाते हैं कि वो एक असली गाय जैसी दिखने लगती है। रवि उसके अंदर बैठता है और श्याम उसकी डोर अपने हाथ में पकड़ता है। श्याम एक बाबा का भेष परिधान कर लेता है और दोनों गांव में चले जाते हैं। घूमते घूमते वो दोनों मणिलाल के घर के पास आते हैं और श्याम जोर से चिल्लाता है, अलख निरंजन। कौन है आप? माई, हम सिद्ध बाबा है। और माई, ये इच्छाधारी गाय है, आप इसे कुछ खिलाइए और मन में जो आए वो मांग लीजिए। मणिलाल की पत्नी को उनकी बात सच लगती है और बाबा के कहने पर वो एक रोटी लाकर उन्हें देती है। रुकिए रुकिए, आप इस इच्छा पूर्ति करने वाली गाय को रोटी नहीं खिला सकती, आपको इसे पिज्जा खिलाना होगा। मैं समझी नहीं बाबा। ये गाय इच्छा पूरी करने वाली है, इसलिए इस गाय को अपना मनपसंद खाना लगता है, जैसे पिज्जा, बर्गर, मोमोज। अगर आप ये दोगे तभी ये आपकी इच्छा पूरी करेगी। सच में बाबा जी? जी माई, अगर आप इसको पिज्जा बर्गर खिलाओगी तो ये आपका भविष्य भी बताएगी। शांति अब अपने नौकर से 2 पिज्जा मंगवाती है और वो पिज्जा गाय को खिलाती है। रवि मशीन के अंदर से वो पिज्जा ले लेता है और कहता है, धन्यवाद पुत्री, क्या चाहिए तुम्हें बताओ। हे गोमाता, मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है। आप मुझे बताइए कि मेरे भविष्य में क्या होगा। तुम भविष्य में बहुत अमीर होने वाली हो। अपने घर के सारे सोने और जवाहरात पूरब दिशा की ओर एक अलमारी में लाल कपड़े में लपेटकर रख दो, जल्द ही वो दुगने हो जाएंगे। सच गोमाता, क्या ऐसा हो पाएगा? खुद ही देख लो क्या होता है। आज की रात खास होने के कारण आज गांव में मछलियों की बारिश होने वाली है। क्या? मछलियों की बारिश? अब गौ माता ने बोल दिया है तो मछलियों की बारिश होकर ही रहेगी। शांति उन दोनों की बात को अनसुना कर कर घर में चली जाती है और घर जाकर आराम करने लगती है। रवि और श्याम भी वहां से निकल जाते हैं। रात हो जाती है। रात के समय वो दोनों मछलियों की एक टोकरी लेकर उनके आंगन में आते हैं और पूरे आंगन में मछलियां डालकर वहां से चले जाते हैं। अब वो दोनों सुबह का इंतजार करने लगते हैं। सुबह हो जाती है। शांति अपने घर से बाहर आंगन में आती है और आंगन में देखती है तो बहुत सारी मछलियां बिखरी पड़ी होती है। उसे बाबा की बातें सच मालूम पड़ती है। वो घर में जाकर अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, आज हमारे आंगन में मछलियों की बारिश हुई है। कुछ भी शांति, ऐसा कभी होता है क्या? सपना देखा होगा तुमने। चलो काम करो अपना। आप मेरी बातों को हमेशा झूठा ही मानते हैं। चलो आंगन में और देखो कि सच में मछलियों की बारिश हुई है। मणिलाल अब शांति के साथ आंगन में चला आता है। वो देखता है तो सच में आंगन में मछलियां पड़ी हुई थी। अरे शांति, ये तो सच में मछलियों की बारिश हो गई है, मगर ऐसे कैसे हुआ? अरे ये श्याम बाबा का चमत्कार है। चलो उनके पास चलते हैं। उन्होंने बताया था कि वो हमें दुगना सोना करके देंगे। सच में? अगर ये बात सच है तो हमें बाबा के पास जाना चाहिए। चलिए। मणिलाल और शांति उस गाय और बाबा की खोज में घर से बाहर निकलते हैं। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उन्हें बाबा और वो गाय दिखाई देते हैं। अजी वो देखिए, बाबा और उनकी चमत्कारी गाय। चलो चलते हैं। अब वो दोनों बाबा के पास चले जाते हैं और उन्हें अपने घर आने का निवेदन करते हैं। हम एक बार गए हुए घर में दोबारा नहीं जाते, आप यहाँ से चली जाइए। बाबा, मुझ मूर्ख से गलती हो गई, इसलिए आपको पहचान ना सकी। आप कृपा करके मेरे घर चलिए। श्याम उसकी बात मानकर उसके साथ अपनी गाय को लेकर उनके घर जाता है। वो उनके आंगन में जाकर खड़ा रहता है और कहता है, हाँ माई, क्या बातें बताओ। आपने बताया था ना बाबा कि मैं अगर पूरब दिशा में घर के जेवर लाल कपड़े में रख दूंगी तो वो दुगने हो जाएंगे। हाँ,
मगर उस अलमारी को खुला ही रखना, क्योंकि दुगने हो जाएंगे तो सारे जवाहरात उसमें बैठ नहीं पाएंगे ना। ठीक है बाबा। अब हम चलते हैं, हमें निकलना चाहिए। अरे महाराज, आप हमारे यहाँ क्यों नहीं रहते? हमें लोगों के घर में निवास करना मना है, इसीलिए हम यहाँ नहीं रह सकते। शांति उस गाय की पूजा करती है और बाद में गाय और बाबा वहाँ से चले जाते हैं। उसी रात बाबा के कहे मुताबिक शांति अपने सारे जेवर एक लाल रंग के कपड़े में लपेटकर उसे अलमारी में रख देती है और उस अलमारी का दरवाजा खुला ही रखती है। और वो दोनों पति पत्नी जिस कमरे में जेवर रखे थे उसी कमरे में सो गए। रात हो गई। श्याम और रवि दोनों चुपके से आए और मणिलाल के घर के खिड़की से उनके घर में प्रवेश कर लिया। उन्होंने बहुत सारे कमरे ढूंढे, लेकिन उन्हें अलमारी नहीं दिखाई दी। अंत में वो एक आखिरी कमरे में आए जहाँ पर शांति और मणिलाल सोए हुए दिखाई दिए। उन्होंने देखा कि उसी कमरे में अलमारी रखी हुई है। वो दोनों दबे पांव उस कमरे में गए और अलमारी से सारे जेवर चुरा के वहाँ से रफा दफा हो गए। अरे रवि, हमें अब ये गांव छोड़ देना चाहिए। अरे नहीं, तू क्यों डरता है? कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये जेवर हम अच्छी जगह पे छुपा देंगे। अब डरना छोड़। सही कहा भाई तूने, ऐसा ही करेंगे। अगले दिन श्याम और रवि एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तभी शांति वहाँ आई। बाबा, आपने तो कहा था कि जेवर दुगने हो जाएंगे। यहाँ जेवर दुगने होने का छोड़ो, यहाँ तो जेवर ही नहीं मिल रहे हैं। अब मैं क्या करूँ? रोना बंद करो। वो जेवर रात के समय दुगने जरूर हो गए, मगर तुम्हारे घर के नौकरों ने उन जेवरों को चुरा लिया है। अब आगे का तुम देखो। अब शांति घर चली जाती है और ये सब मणिलाल को बताती है। मणिलाल अपने नौकरों से पूछताछ करने लगता है। तभी शांति पुलिस को फोन कर देती है। सभी नौकर चुपचाप खड़े रहते हैं, क्योंकि किसी ने चोरी नहीं की थी। कुछ देर बाद पुलिस वहां आती है। पुलिस सब नौकरों से पूछताछ करती है और शांति घटी हुई सारी बात पुलिस को बता देती है। अब पुलिस उस गाय और उस बाबा को बुलाते हैं और सभी को मणिलाल के घर के आंगन में खड़ा कर देते हैं। अब उन सबकी पूछताछ शुरू होती है और शांति बोलती है, इंस्पेक्टर साहब, ये गाय बोलती भी है। ये जादुई गाय है। आप चाहे तो बाबा जी से पूछ लो। सच में? हमने तो आज तक बोलने वाली गाय कभी नहीं देखी। अच्छा है, आज देख लेंगे। हे गौ माता, इनके जेवर किसने चुराए हैं? इनके जेवर नौकरों ने चुराए हैं। जी इंस्पेक्टर साहब, गाय सही कह रही है, आप अच्छी पूछताछ करो। अच्छा, गाय से आदमी की आवाज कैसे आ रही है? हवालदार, देखो जरा। हवालदार उसे लाठी से मारकर चेक करते हैं। लाठी मारते ही उन्हें लोहे जैसी आवाज सुनाई देती है। साहब, इसमें तो लोहा भरा हुआ है, ये कोई असली गाय नहीं है। अच्छी तरह से तलाशी लो, सब कुछ इसमें ही मिल जाएगा। अब पुलिस देखती है तो उस गाय के नीचे एक दरवाजा होता है। हवालदार वो खोल के देखते हैं। उन्हें अंदर रवि बैठा हुआ दिखाई देता है। दोनों की चोरी पकड़ी जाती है। पुलिस की लाठी का मार पड़ते ही दोनों सच बोलने लगते हैं। साहब, ये सब इसकी योजना है, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। अब पुलिस उन्हें बहुत मारती है और उनसे उनका पूरा गुनाह कबूल करवा लेती है। उन दोनों को भी जेल होती है और अब शांति को पता चलता है कि चोरी उसके नौकरों ने नहीं की, बल्कि उसी के विश्वास किए हुए बाबा ने की। शांति और मणिलाल को अपने गहने वापस मिल जाते हैं और उस दिन के बाद वो किसी भी राह चलते बाबा पर विश्वास नहीं रखते। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें आंख मूंद कर किसी पर भी विश्वास नहीं रखना चाहिए। बहुत पहले की बात है। एक राज्य में किशन नाम का एक आदमी रहता था। वो बड़ा ही लोभी किस्म का इंसान था। उसके घर एक दिन एक सन्यासी मेहमान आए। रात गपशप होने लगी। सन्यासी ने कहा, तुम यहाँ क्या छोटी मोटी खेती में लगे हो? थोड़ी ही दूर दूसरे राज्य है, वहां यात्रा करो तो पता चलेगा। जमीन इतनी सस्ती है कि लगभग मुफ्त में मिल जाती है। तुम ये जमीन बेच बाच कर उस राज्य में चले जाओ, वहां हजारों एकड़ जमीन मिल जाएगी। किशन का लालच जगा। दूसरे ही दिन सब बेच बाच कर वो एक घोड़े के साथ उस राज्य की राह पर चल पड़ा। जब किशन वहां पहुंचा तो उसे बात सच मालूम पड़ी। उसने पूछा कि मैं जमीन खरीदना चाहता हूँ। तो वहां के लोगों ने कहा कि जमीन खरीदने के लिए तुम जितना पैसा लाए हो रख दो और कल सुबह सूरज के उगते ही तुम निकल पड़ना और सांझ सूरज के डूबने तक जितनी जमीन तुम घेर सको घेर लेना। बस चलते जाना, जितनी जमीन तुम घेर लो। सूरज के डूबते डूबते उसी जगह पर लौट आना जहाँ से चल पड़े थे। बस यही शर्त है, जितनी जमीन तुम चल लोगे उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। किशन रात भर सो न सका। तुम भी होते तो सो न सकते। ऐसे क्षणों में कोई सोता है? रात भर योजनाएं बनाता रहा कि कितनी जमीन घेर लूं। सुबह दौड़ के लिए तैयार हो गया। सारा गांव इकट्ठा हो गया। सुबह का सूरज उगा और किशन भागने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने साथ रोटी ले ली
पानी का भी इंतजाम कर लिया। रास्ते में भूख लगे प्यास लगे तो सोचा था कि चलते चलते खाना भी खा लूंगा, पानी पी लूंगा। रुकना नहीं है, चलना है, दौड़ना है। उसने दौड़ना शुरू किया क्योंकि चलने से तो आधी ही जमीन घेर पाता, दौड़ने से दुगनी हो सकती थी। वो खूब भागा, भागता रहा। किशन ने सोचा था कि ठीक 12 बजे लौट पड़ूंगा ताकि सूरज डूबते डूबते वापस पहुंच जाऊं। 12 बज गए, मीलों चल चुका है, मगर लालच का कोई अंत है। उसने सोचा कि 12 तो बज गए, लौटना चाहिए, लेकिन सामने और उपजाऊ जमीन, और उपजाऊ जमीन, थोड़ी सी और घेर लूं। जरा तेजी से दौड़ना पड़ेगा लौटते समय, इतनी ही बात है, एक ही तो दिन की बात है, और जरा तेजी से दौड़ लूंगा। उसने पानी भी नहीं पिया क्योंकि उतनी देर रुकना पड़ेगा। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया। रास्ते में उसने वो खाना भी फेंक दिया, पानी भी फेंक दिया, क्योंकि उनका वजन ढोना पड़ रहा था, इसीलिए दौड़ ठीक से नहीं हो पा रही थी। उसने अपना कोट भी उतार दिया, अपनी टोपी भी उतार दी, और जितना निर्भर हो सकता था हो गया और दौड़ने लगा। 1 बज गया था, लेकिन किशन का लौटने का मन ही नहीं हो रहा था क्योंकि आगे और सुंदर भूमि आती चली जा रही थी। मगर फिर लौटना ही पड़ा। 2 बजे किशन लौटा। अब घबराया, सारी ताकत लगाई, लेकिन ताकत तो खत्म होने के करीब आ गई थी क्योंकि वो सुबह से दौड़ रहा था, हाँफ रहा था, घबरा रहा था कि पहुंच पाऊंगा कि नहीं, वो भी सूरज डूबने तक। किशन ने अपनी सारी ताकत लगा दी, पागल होकर दौड़ा, सब दांव पर लगा दिया। अब सूरज डूबने लगा, ज्यादा दूरी भी नहीं बची थी। किशन को अब गांव वाले लोग दिखाई पड़ने लगे थे। गांव के लोग खड़े थे, आवाज दे रहे थे कि आओ, जल्दी आ जाओ, उसे उत्साहित कर रहे थे। उन्हें देखकर वो सोचने लगा, अजीब सीधे साधे लोग हैं, इनको तो सोचना चाहिए कि मैं मर ही जाऊं तो इनको धन भी मिल जाए और जमीन भी न जाए, मगर ये बड़ा उत्साह दे रहे हैं कि भागो और भागो। उसने आखिरी दम लगा दी, भागा, बहुत भागा। सूरज डूबने लगा, इधर सूरज डूब रहा है, उधर वो भाग रहा है। अब कुछ 5-7 गज की दूरी रह गई थी। वो अपने आप को घिसटने लगा। अब सूरज की आखिरी कोर क्षितिज पर रह गई थी। किशन घिसटते घिसटते आगे बढ़ने लगा, और जब उसका हाथ जमीन के उस टुकड़े पर पहुंचा जहां से वो भागा था, सूरज डूब गया। वहां सूरज डूबा और यहाँ किशन की मौत हो गई। इतनी मेहनत कर ली थी, शायद हृदय का दौरा पड़ा था, और यहाँ जिनको वो गांव के सीधे साधे लोग समझता था, हंसने लगे। गांव में इस तरह के पागल लोग आते ही रहते हैं, ये कोई नई घटना नहीं थी। अक्सर लोग आ जाते थे खबरें सुनकर, और इसी तरह से मरते थे। ये कोई अपवाद नहीं था, यही नियम था। अब तक ऐसा एक भी आदमी नहीं आया था जो जमीन घेरकर जमीन का मालिक बन पाया हो। ये कहानी तुम्हारी कहानी है, तुम्हारी जिंदगी की कहानी है, सबकी जिंदगी की कहानी है। यही तो तुम कर रहे हो, दौड़ रहे हो कि कितनी जमीन घेर ले। 12 भी बज जाते हैं, दोपहर भी आ जाती है, लौटने का भी समय होने लगता है, मगर थोड़ा और दौड़ ले। ना भूख की फिक्र है, ना प्यास की फिक्र है। जीने का समय कहाँ है? पहले जमीन घेर ले, पहले तिजोरी भर ले, पहले बैंक में रुपया इकट्ठा हो जाए, फिर जी लेंगे, फिर बाद में जी लेंगे। एक ही दिन का तो मामला है, और कोई कभी जी नहीं पाता। गरीब मर जाते हैं भूखे, अमीर मर जाते हैं भूखे, कभी कोई जी नहीं पाता। जीने के लिए थोड़ी विश्रांति चाहिए, जीने के लिए थोड़ी समझ चाहिए। जीवन मुफ्त नहीं मिलता दोस्तों, थोड़ा जीना सीखो आज में।